हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 3 पार्ट का नाम है जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इस पार्ट में हम विश्व की जनसंख्या वितरण के बारे में, घनत्व के बारे में एवं वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस पार्ट से संबंधित है आपसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण, विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों पाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों पाया जाता है। तो इसके लिए आप बताएंगे कि विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहां भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक, विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहां भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण वहां जनसंख्या भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये कारक जिन क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं वहां जनसंख्या भी कम पाई जाती है। इसी कारण विश्व के 90% लोग 10% भूमि पर निवास करते हैं। इस कारण विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। तो आपसे इस पार्ट से पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों पाया जाता है। तो आप बताएंगे विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहां भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में जनसंख्या भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये कारक जिन क्षेत्रों में कम मात्रा में पाए जाते हैं और जनसंख्या कम पाई जाती है। इस कारण विश्व के 90% लोग 10% भूमि पर निवास करते हैं क्योंकि वहां संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद इस पार्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग कि विश्व की 5% जनसंख्या, विश्व की 5% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध व 15% जनसंख्या दक्षिण गोलार्ध में निवास करती है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन है कि विश्व की 5% जनसंख्या कौन से गोलार्ध में निवास करती है, उत्तरी गोलार्ध में, और 15% दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की 75% जनसंख्या कौन से महाद्वीप में निवास करती है। आप बताएंगे एशिया व यूरोप महाद्वीप में। विश्व की 75% जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। फिर विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। अगला बिंदु है विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की 80% जनसंख्या कितने डिग्री अक्षांश के मध्य निवास करती है। विश्व की 80% जनसंख्या कितने डिग्री अक्षांश के मध्य निवास करती है। तो आप बताएंगे विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य निवास करती है। क्योंकि इसके बाद आप 60 डिग्री से ऊपर के आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप ग्लोब के अंदर देखेंगे तो 60 डिग्री से ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ध्रुवों की तरफ अधिक मात्रा में बर्फ जमी हुई रहती है, इसलिए वहाँ जीवन, लोगों का जीवन एक प्रकार से कठिनाई में रहता है। इसलिए लोग 20 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य ही पूरी दुनिया के लोग निवास करते हैं। इसके बाद विश्व जनसंख्या का वितरण, विश्व जनसंख्या का वितरण, विश्व के अंदर जो जनसंख्या है उसका वितरण अलग अलग पाया जाता है। विश्व की जनसंख्या सन 2001 में, विश्व की जनसंख्या सन 2001 में 13.71 करोड़ थी, जिसके 75% से अधिक भाग विकासशील देशों में और विकसित राष्ट्रों में निवास करता है। तो जनसंख्या का जो वितरण है वो अलग अलग पाया जाता है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। उसके बाद अगला टॉपिक है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश। पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश कौन कौन से हैं। तो बताएंगे आपको चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया। ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश हैं। उसके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में है चीन, भारत, भारत दूसरे स्थान पर है।
और तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में है कि विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से, विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से, तो अगला टॉपिक है विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। इनमें से पहला है सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। विश्व के कुछ भाग ऐसे हैं जहां जनसंख्या सघन पाई जाती है। उन क्षेत्रों के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताइवान, जापान, बांग्लादेश, नेपाल, हांगकांग, ये सभी क्षेत्र आते हैं जहां विश्व की अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। नेपाल एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड आदि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या सघन मात्रा में पाई जाती है। विश्व के सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व के सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों के बारे में बताइए कि विश्व की सघन जनसंख्या कितने क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर है सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश। विश्व के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या एकदम सामान्य पाई जाती है। तो सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या के निवास के लिए सामान्य दशाएं पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या के निवास करने के लिए, जीवन जीने की सामान्य दशाएं पाई जाती है जहां जनसंख्या सामान्य मात्रा में पाई जाती है। एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी, होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण, यहाँ तांबे की उपलब्धता के कारण चिली के कामरा और कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम की उपलब्धता होने के कारण, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने के खनन के कारण यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। जो वे सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश। उसके बाद तीसरा बिंदु है विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। विरल जनसंख्या वाले प्रदेश कौन से होते हैं? यहाँ विश्व की 5% जनसंख्या निवास करती है। विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों में विश्व की 5% जनसंख्या निवास करती है। इन क्षेत्रों में स्थिति एवं उच्चावच एवं जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ये हो गए विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। उसके बाद में है अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश, जहाँ बहुत कम न के बराबर जनसंख्या पाई जाती है। अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश, इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है अति शीतल, जो बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्र है वो अति शीतल क्षेत्र है। मरुस्थल है जहाँ बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। ऊंचा द्राघत है, भूमध्य रेखीय वन है इन क्षेत्रों में, तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं। इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या और कई प्रकार की जनजातियां इन क्षेत्रों में निवास करती है। इसके बाद में अगला टॉपिक है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आपसे अलग अलग कारक पूछे जा सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले कारक आएंगे विश्वव्यापी कारक। विश्वव्यापी कारक कौन कौन से हैं?
तो आपको विश्वव्यापी कारकों के अंतर्गत बताना होगा कि अविस्थिति, जलवायु, धरातल, अविस्थिति, जलवायु, अविस्थिति, जलवायु, धरातल, अविस्थिति, जलवायु, धरातल और समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। ये तो हो गए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले विश्वव्यापी कारक। इसके बाद में जो अगले कारक है वो है प्रादेशिक कारक। ये तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले विश्वव्यापी कारक है, जो सकते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले विश्वव्यापी कारक होते हैं। तो आगे बताइए ये विश्वव्यापी कारक है अविस्थिति, जलवायु, धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई। ये सारे कारक कौन से विश्वव्यापी कारक जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या कहाँ अधिक पाई जाएगी या कम पाई जाएगी, ये कारक सारे उसको प्रभावित करते हैं जनसंख्या के वितरण को। तो ये तो हो गए विश्वव्यापी कारक। दूसरे हैं प्रादेशिक कारक। दूसरे कारक कौन से हैं? प्रादेशिक कारक। कि प्रादेशिक कारकों के अंतर्गत भूमि की बनावट, जलापूर्ति, मिट्टियां, वनस्पति। भूमि की बनावट, मिट्टियां, वनस्पति, ये क्या है? प्रादेशिक कारक है। और इन प्रादेशिक कारकों के अंतर्गत ये सारे कारक है खनिज शक्ति के संसाधन, खनिज शक्ति के संसाधन, खनिज शक्ति के संसाधन। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले विश्वव्यापी कारक, विश्वव्यापी कारकों के अंतर्गत ये सब आएंगे अविस्थिति, जलवायु, धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई। और फिर दूसरे कारक प्रादेशिक कारक। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रादेशिक कारक बताइए। तो प्रादेशिक कारक के नाम ही बताना आप लोगों को, केवल आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको एक्सीलेंट नहीं है, नाम बताएगा आप लोगों को, नाम याद रखना आप लोगों को। प्रादेशिक कारक कौन से होते हैं? भूमि की बनावट, मिट्टियां, वनस्पति, खनिज और शक्ति के संसाधन। ये हो गए दो प्रकार के कारक। इसके बाद में तीसरे है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? इनमें है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं, सबसे पहले तो है आर्थिक क्रियाएं। फिर उन्नति का स्तर, उन्नति का उन्नति का स्तर। इसके बाद में है राजनीतिक कारक, परिवहन, व्यापार। राजनीतिक कारक, परिवहन, फिर व्यापार। ये हो गए सांस्कृतिक कारक। इसके अंदर को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, आर्थिक क्रियाएं, उन्नति का स्तर,
और राजनीतिक कारक, परिवहन और व्यापार, ये हो गए आर्थिक कारक। इसके बाद में जो अगले कारक हैं सामयिक कारक। सामयिक कारकों के अंतर्गत है वातावरण का अनुकूलन, धर्म, वातावरण का अनुकूलन, वातावरण का अनुकूलन, वातावरण अनुकूलन के साथ साथ धर्म, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मान्यताओं के साथ साथ है सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना। ये हो गए सामयिक कारक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सामयिक कारक। इनके बाद में फिर भौतिक कारक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। भौतिक कारकों में पहला बिंदु है वो है स्थिति, फिर जलवायु, मृदा, स्थिति, जलवायु, मृदा, और अगला कारक है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, ये हो गए भौतिक कारक। उसके बाद में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से होते हैं? ये तो अभी भौतिक कारक, स्थिति, जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता, ये सारे कारक हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में आर्थिक कारक, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये हो गए आर्थिक कारक जो जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये तो हो गए आर्थिक कारक। तो आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के कारक बताए, सारे कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं कि किस स्थान में जनसंख्या कम होगी, किस स्थान में जनसंख्या ज्यादा होगी। इन सब के लिए सारे कारक निर्भर करते हैं। इन सब कारकों की वजह से जनसंख्या किसी स्थान पर कम पाई जाती है, किसी स्थान पर ज्यादा पाई जाती है। तो ये हो गए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि।
जनसंख्या वृद्धि। आपसे अगला टॉपिक पूछा जा सकता है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे समय के दो बिंदुओं के बीच, समय के दो बिंदु, जैसे एक बिंदु हो गया सन 1991 और समय का दूसरा बिंदु हो गया सन 2001, तो समय के दो बिंदुओं के बीच, समय के दो बिंदुओं के बीच किसी निश्चित क्षेत्र में, समय के दो बिंदुओं के बीच किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। पूछा जा सकता है आपसे जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे समय के दो बिंदुओं के बीच, समय के दो बिंदुओं के बीच किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये होगी जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं। समय तो आप बताएंगे समय के दो बिंदुओं के बीच किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाली कमी को जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। वो भी जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि का मतलब जनसंख्या में कमी आना, तो हो गई जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। फिर है विश्व जनसंख्या वृद्धि। विश्व जनसंख्या वृद्धि विश्व जनसंख्या वृद्धि जो टॉपिक है, इसमें आप लोग बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या में वृद्धि धीमी गति से हुई। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या में जो वृद्धि है वो धीमी गति से हुई, क्योंकि जिसके लिए विषम जलवायु, इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। विषम जलवायु है, जलवायु, मनुष्य का जो भूमक्कड़ जीवन है, कम पोषण है, इन सब कारकों को उत्तरदायी माना गया। इन सब कारकों की वजह से जनसंख्या की जो वृद्धि है वो धीमी रही। इसके अलावा भी अन्य कई कारण हैं। उन कारणों के अंतर्गत जैसे प्रकृति में मानव द्वारा पशुपालन और पौधों को घरेलू बनाए जाने के साथ साथ वृद्धि का दौर हुआ और कृषि विकास के कारण खाद्य आपूर्ति निश्चित हो गई और मानव की विषम जलवायु परिस्थितियों को रहन सहन करने के लिए अनुकूल हो गई। ये टॉपिक है विश्व जनसंख्या वृद्धि। इसमें जो सारी बातें हैं वो आप बताएंगे। फिर है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या होती है, तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बारे में आप बताएंगे कि पृथ्वी पर मानव का उद्भव काल प्रमाणिक नहीं है। पृथ्वी पर मानव का उद्भव काल प्रमाणिक नहीं है कि मनुष्य, पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन कब हुआ, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। इस सब के बारे में बताया गया है कि प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि के किसी प्रकार के प्रत्येक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इन सब की वजह से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव का जन्म लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी पर जो मानव का जन्म है लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, ऐसा माना जाता है। तब पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजार थी और जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को चार कालक्रमों में विभाजित किया गया है। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को 4 कालक्रमों में विभाजित किया गया है। वो 4 कालक्रम कौन कौन से हैं जिनके अंदर जनसंख्या वृद्धि हुई? उनमें सबसे जनसंख्या वृद्धि का पहला कालक्रम है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जनसंख्या वृद्धि की जो कालक्रम है आपसे पूछा जा सकता है जनसंख्या वृद्धि के कालक्रमों को कितने भागों में बांटा गया है, तो बताएंगे जनसंख्या वृद्धि के कालक्रमों को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला काल है प्रागैतिहासिक काल।
इस काल का प्रारंभ है भोजन संग्रहण आखेट अवस्था से माना जाता है, और आखेट और भोजन संग्रहण का कार्य पूरा पाषाण काल में होता था। पाषाण काल में सब कार्य मनुष्य के द्वारा किया जाता था। आखेट करना, भोजन संग्रहण का कार्य करना होता था। और महाद्वीपों पर बर्फ के कम होने के बाद, और महाद्वीपों पर जो बर्फ जमी रहती थी, बर्फ कम होने के बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप तथा दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तारों का अनुमान लगाया जा सकता है कि अमेरिका की भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल लगभग 33 लाख लोग रहते थे। पृथ्वी पर 33 लाख लोग रहते थे। ये 15,000 वर्ष बाद इनकी संख्या बढ़कर 53 लाख हो गई। इनकी संख्या 53 लाख हो गई। उसके बाद में है प्राचीन काल। आज से लगभग दूसरा काल है प्राचीन काल। दूसरा काल है वो है प्राचीन काल। प्राचीन काल के बारे में आप बताएंगे कि आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ सीमित भागों में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया। आज से 6000 पूर्व मनुष्य ने कुछ सीमित भागों में पशुपालन और कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। इन कृषि कार्य करने के कारण इस प्रकार विश्व के कई भागों में मानव सभ्यता का विकास हो चुका था। और मानव सभ्यता का विकास हो चुका था। मानव सभ्यता का जो जन्म है नदी घाटियों के किनारे हुआ। मानव सभ्यता का जो जन्म है वो नदी घाटियों के किनारे हुआ। नदी घाटी में कृषि के साथ साथ नगरों का विकास भी हुआ प्रारंभ में। और इस काल के प्रारंभ में 20 से 30 करोड़ के मध्य जनसंख्या का होने का अनुमान लगाया गया। इस काल में 20 से 30 करोड़ जनसंख्या उपलब्ध थी। ये जनसंख्या वृद्धि का दूसरा काल है प्राचीन काल। इसके बाद में तीसरा काल है, तीसरे का काल है मध्यकाल। तीसरा काल है मध्यकाल। मध्यकाल के बारे में बताएंगे कि 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच के समय को मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच का जो समय है उसे मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल के अंतर्गत विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। इस काल के अंतर्गत विश्व की जनसंख्या वो 55 करोड़ थी। विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। इस समय जनसंख्या की वृद्धि तो धीमी गति से थी, किंतु कुछ देशों में अधिक रही। इस समय बाढ़, सूखा, महामारी और युद्ध के कारण जनसंख्या में कमी रही। ये जनसंख्या वृद्धि का तीसरा कालक्रम है मध्यकाल। और लास्ट जनसंख्या वृद्धि का कालक्रम है वो है आधुनिक काल। जनसंख्या वृद्धि का जो चौथा कालक्रम है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत जनसंख्या की जो वृद्धि है वो तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो ये जनसंख्या वृद्धि के 4 कालक्रम है जिनको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपको अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।